हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जिसने 13 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। तो ये एक अलग से पूरा सिलेबस दिया गया है, इसका पूरा एक टॉपिक है लोक प्रशासन का। तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या फिर अनुशासन। तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन है। ठीक है, क्या है? संगठन। तो लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बजट हुआ, प्रशासनिक कानून हुआ या फिर अनुशासन हुआ। ये किसी भी संगठन के सुचारू संचालन में सहयोगी कारक हैं। इसके ये कारक होते हैं। ठीक है, जैसे हमने संगठन बना लिया तो उसका बजट, प्रशासनिक कानून, उसका अनुशासन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इसके सहयोगी कारक होते हैं संगठन के। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो कौन से हैं? शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी या फिर भाषा संबंधी। तो स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, पहले तो ये देख लो। तो सबसे पहले ये होता है शारीरिक, दूसरा है व्यक्तिगत और तीसरा है भाषा संबंधी। लेकिन जो इसमें तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, ये इसमें संप्रेषण के अवरोध में सम्मिलित नहीं है। 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें शारीरिक है, व्यक्तिगत है और भाषा संबंधी है। इसमें तकनीकी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है तो किसका है? यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, स्विस प्रशासनिक प्रणाली। तो स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, ये किसका है? ये है ऑप्शन नंबर ए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। ठीक है, यूएस प्रशासनिक प्रणाली। तो स्वतंत्र नियामक आयोग यूएस प्रशासनिक प्रणाली में अद्वितीय नवाचार है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या फिर भर्ती। तो चयन की प्रक्रिया में पहला जो आवश्यक कदम है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भर्ती हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? भर्ती। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा होता है? तो ये भर्ती होती है। किसी भी संगठन में चयन की प्रक्रिया में पहला जो आवश्यक कदम ये क्या होता है? भर्ती होती है। संगठन निर्माण में भर्ती के बाद ही नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश व कोष नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। योग्यता व निष्पक्षता किसी भी भर्ती के प्रमुख मापदंड होते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। जैसे कोई भी प्रक्रिया है, जैसे हम अगर जैसे एएसी एग्ज़ाम की बात करते हैं, पीजीटी की, तो इसमें हमें चयन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? भर्ती निकलनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम उसमें चयन कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं आगे। जब भर्ती निकलेगी तभी तो हम उसमें फॉर्म भरेंगे, है ना? तो इसी प्रकार से समझेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि भर्ती। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या फिर प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण हो जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण हो जाएगा। तो प्रशिक्षण ये पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। प्रशिक्षण सुधार और उच्च तकनीकी प्रयोग द्वारा किसी कार्य संपादन करने वाले कार्य की क्षमता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो सबसे जो पुराना सिद्धांत माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? सबसे पहले है वरिष्ठता सिद्धांत, दूसरा है योग्यता, तीसरा है श्रेणी निर्धारण या फिर चौथा है अनुशासन। तो पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, वरिष्ठता सिद्धांत। तो आधुनिक समय में पदोन्नति का सबसे पुराना जो सिद्धांत है ये है वरिष्ठता के सिद्धांत को माना जाता है। जो वरिष्ठता है इसका अर्थ क्या है? किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो एल.डी. वाइट ने, जॉन एम. फिफ्नर ने, साइमन ने या फिर E.N. ग्लेडन ने? तो किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल.डी. वाइट ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है ये डेफिनेशन? तो ये कहा है एल.डी. वाइट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? तो मियर शिमर हैं, वॉल्टेज हैं, स्टीफन वॉल्ट हैं या फिर डेविड हेल्ड हैं? तो कौन है? अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों या फिर संगठन सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? तो इसमें देखो जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि वॉल्टेज ने। तो देखो इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केनेथ वॉल्टेज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना की 3 तत्वों। अब 3 तत्व कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले है संगठनात्मक सिद्धांत, दूसरा है इकाइयों के विभिन्नीकरण और तीसरा है क्षमता के वितरण। ठीक है, किस संदर्भ में विभाजित किया है? ठीक, तो इसमें देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया था 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण में बांटा है। तो किसने बांटा है? तो ये बांटा है केनेथ वॉल्टेज ने। तो उसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या फिर निर्णय निर्माण? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय निर्माण कहा जाता है। तो निर्णय निर्माण ये प्रशासनिक व्यवहार का एक पक्ष है जो प्रशासन के गत्यात्मक पक्ष की प्रस्तुति करता है। ठीक है, अच्छा, निर्णय निर्माण के 7 मुख्य चरण होते हैं। जो निर्णय निर्माण है इसके कितने होते हैं? 7 मुख्य चरण होते हैं। तो देखो सबसे पहले है ये है लक्ष्य निर्धारण करना। सबसे पहले क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण करना। उसके बाद समस्या की व्याख्या करना, फिर समस्या का विश्लेषण करना, फिर वैकल्पिक समाधान, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, फिर निर्णय का क्रियान्वयन और बाद में निर्णय की प्रतिपुष्टि करना। ये 7 इसमें मुख्य चरण होते हैं निर्णय निर्माण के। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण या फिर पद सोपान? तो मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पद सोपान है। ठीक है, कौन सा है? पद सोपान।
तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो सरकारी विभाग है, निजी विभाग है, अर्ध संरचनात्मक विभाग है या फिर अर्ध स्वायत्त विभाग है? तो कौन सा विभाग है जो कि एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी विभाग। कौन सा है? सरकारी विभाग। तो किसी राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ वहाँ के सरकारी जो विभाग हैं वह उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी या फिर उन्नत प्रणाली भी? तो आंतरिक रूप से जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। यह अप्रत्यक्ष भर्ती का एक रूप है। कैसा है ये? अप्रत्यक्ष भर्ती का एक रूप है जिसमें खाली पदों को उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों से भरा जाता है। जैसे जो पहले से ही सेवा में जो कार्यरत होते हैं ना, तो इसको हम जो पहले से ही सेवा में जो कार्यरत हैं इसके साथ प्रत्यक्ष भर्ती या फिर ये भी कह देते हैं कि सीधी भर्ती, है ना। तो सीधी भर्ती भी कहा जाता है इसको, जिसमें खाली पदों पर खुले बाजार में उपलब्ध योग्य प्रत्याशियों से भरना, जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी आंसर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या फिर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। तो देखो, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। तो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण ये उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर अन्य शब्दों में ये कहा जाए कि संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला ये एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या फिर दृढ़ निश्चय। तो सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि मनोबल। तो सिविल सेवकों की उनके कार्य तथा उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को उनके मनोबल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? तो एल.डी. वाइट ने, ऑग ने, हरमन फाइनर ने या फिर आर.जी. गेटल ने? तो किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि हरमन फाइनर ने। ठीक है, किसने किया है? हरमन फाइनर ने किया है। तो स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? तो हरमन फाइनर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।